हेलो, स्वागत है आप सबका स्क्वायर डाइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बैंकिंग के एग्जाम में जीए एक मेंस का महत्वपूर्ण पोर्शन है। ना सिर्फ वो महत्वपूर्ण पोर्शन जीए के सेक्शन के लिए है, बल्कि आपके इंग्लिश के पोर्शन में भी बहुत हेल्प करता है और साथ ही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में भी आपकी बहुत सहायता करता है। लेकिन परेशानी ये है कि आपके पास आपको एक प्रॉपर गाइड नहीं मिलता है और ना ही कोई ऐसी किताब मिलती है जिसको फॉलो करने के बाद आप आश्वस्त हो सके कि भाई अब हमारी जर्नी आसान हो जाएगी। मैं अरिजीत गांगुली आप सबका स्वागत करता हूं इस जर्नी में, जहां पर हम जीए यानी जनरल अवेयरनेस के बैंकिंग इकोनॉमी सेक्शन को पढ़ते हुए चलेंगे। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, इस सेशन के अंत होते होते आप अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन पे पाइएगा और जहां पर आपका बैंकिंग इकोनॉमी जो है आपकी कमजोरी नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो तो आप एक चीज पाते हो कि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, वो सिलेबस जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है जनरल अवेयरनेस इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एंड इकोनॉमी। तो जनरल अवेयरनेस इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एंड इकोनॉमी बोलने का मतलब क्या है कि आप जब जीए पढ़ोगे तो आपको बैंकिंग इकोनॉमी तो जाननी ही जाननी है। बैंकिंग इकोनॉमी तो आपको जाननी ही जाननी है और साथ ही साथ आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के आपके जो शिक्षक हैं वो ना सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं बल्कि शानदार तरीके से आपको आगे लेके जा रहे हैं। मेरा जो डोमेन रहेगा, मेरी जो स्पेशलिटी या मेरी जो एक्सपर्टीज है पिछले विगत 15 वर्षों की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस सेक्शन के लिए, यानी बैंकिंग एंड इकोनॉमी। तो बैंकिंग और इकोनॉमी में हम लोग हर उस महत्वपूर्ण चैप्टर को, हर उस सेक्शन को टच करते चलेंगे जहां से कि बैंकिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पे हम लोग को जानना क्या है। हम लोग जब बैंकिंग इकोनॉमी की बात करते हैं तो मोटा मोटी हम लोग को दो शब्द क्लियरली सुनाई देते हैं, पहला बैंकिंग और दूसरा इकोनॉमी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमी से। इकोनॉमी और एक और शब्द है मिलता जुलता, इकोनॉमिक्स। आप में से अधिकतर लोग इसको सिनोनिमस शब्द समझते होंगे, आपको लगता होगा ये समानार्थक शब्द है। आज हम लोग अपनी सारी गलतफहमियां, सारी गलतियां यहीं पर खत्म कर लेंगे ताकि हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोग का फाउंडेशन स्ट्रांग बनता चले। तो आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, और उसके बाद चीजों को हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम लोग सबको जानते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट कब से डेवलप होना शुरू हुआ। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट शुरू होता है डेवलप होना 1776 से, यानी 1776 से, एक पुस्तक के माध्यम से, जिस पुस्तक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जिसके लेखक कौन थे? जिसके लेखक थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी अर्थ के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी इकोनॉमिक्स क्या है? शास्त्र है, एक सब्जेक्ट है, और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है भाई? अर्थ यानी वेल्थ। लेकिन बातें आगे बढ़ती गई, बहुत सारे परिवर्तन आए और 1933 में, 1933 में एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था लियोनल रॉबिन्स। और लियोनल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दिया वो लिटरली एक सर्वमान्य डेफिनेशन बन गया। और वो डेफिनेशन उनका था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। यहाँ पे एक शब्द आता है स्कार्सिटी, एंड व्हाट इज स्कार्स? स्कार्सिटी हर उस चीज को कहते हैं जिसका डिमांड अधिक हो, किसकी तुलना में? सप्लाई की तुलना में। जब भी किसी वस्तु की मांग अधिक हो उसकी आपूर्ति की तुलना में, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कार्सिटी यानी कमी। तो स्कार्सिटी एग्जैक्टली किस चीज की बात हो रही? तो यहां पे स्कार्सिटी की बात हो रही है रिसोर्सेस की। और ये स्कार्सिटी जो रिसोर्सेस की है वो किसके तुलना में है?
तो वो तुलना की जा रही है ह्यूमन वांट्स से, यानी कि मनुष्य की जरूरतों से। अब यहां पे दिक्कत ये है कि ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उसका कोई अंत नहीं होता। कहा जाता है ना कि जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर पसारो। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पैर पसारते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि चावल चादर तो ढंग की मिल ही जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी वांट्स जो है ना रिसोर्सेज की तुलना में काफी अधिक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम इन वांट्स को इन लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरी करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चूज, यू हैव टू मेक सिलेक्शंस। और उन चॉइसेस और उन सिलेक्शंस को करने में जो सब्जेक्ट हमारी मदद करता है वो कौन सी सब्जेक्ट है? वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ये तो हुई इकोनॉमिक्स की बात। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि सर ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमें उनसे अपने वांट्स को संतुष्ट करना है, तो आखिर हम करें क्या? तो इकोनॉमिक्स का मानना है कि आपको अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज, आपको कुछ कार्य करने होंगे। और उन एक्टिविटीज का जो नाम है उसमें सबसे पहला जो एक्टिविटी आता है, उसमें जो सबसे पहला एक्टिविटी आता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हम लोग आगे चल के देखेंगे ये इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है। दूसरा जो शब्द है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। तीसरा जो शब्द है उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज भी। और चौथा और अंतिम जो कार्य होता है उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज इस क्लास को करते करते आप लोग काफी समय बिता देते हो और अचानक से आपको भूख लगती है, तो आप सोचते हो कि एक काम करते हैं, चलो एक बिस्किट का पैकेट खरीद के खा लेते हैं। और आपके पास मात्र 20 रुपए हैं, तो आप सोच के देखो कि इस 20 रुपए से आप किस तरह के बिस्किट को खाना पसंद करोगे। अब जाहिर सी बात है, आप जो बिस्किट को खाना पसंद करोगे उसमें 3 गुण होने चाहिए। पहला, वो बिस्किट 20 रुपए के अंदर की होनी चाहिए। दूसरा, जो मात्रा है बिस्किट की वो पर्याप्त होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है? वो खाने में स्वादिष्ट होनी चाहिए। अब आप सोच के देखो, इन तीनों गुणों में से अगर एक भी गुण मिसिंग है तो आप उस बिस्किट को नहीं खरीदोगे या नहीं खाओगे, यानी आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। यानी आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? उस बिस्किट को खा के संतुष्टि प्राप्त करना। बट प्रॉब्लम क्या है, जो बिस्किट के मालिक, बनाने वाले कंपनी का मालिक है, उसका जो दृष्टिकोण है वो कुछ अलग है। वो सोचता है कि आखिर हम कितने बिस्किट्स बेच दें, ज्यादा से ज्यादा बिस्किट्स बेच दें, जिससे कि हमारे प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो आप सोच के देखो, आपको बिस्किट खाना है और किसी को बिस्किट बेचना है। इस पूरी जर्नी की शुरुआत कहां से हुई होगी कि एक सज्जन आए होंगे जिन्होंने कुछ पैसे लगाए होंगे, जिस पैसे को लगा के उसने मशीनरीज खरीदी होंगी, मैदा खरीदा होगा, चीनी खरीदा होगा, मक्खन खरीदा होगा, चॉकलेट खरीदा होगा, और इसने सोचा होगा चलो इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हम बिस्किट बनाते हैं। तो जब आप पैसे लगाते हो और आप संसाधन खरीदते हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गई हमारी पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सारे संसाधन मिल गए, अब इन संसाधनों को करना क्या है भाई? तो इन सारे संसाधनों को मिला के हमको बनानी है बिस्किट। तो आप जो अपने संसाधनों का उपयोग करके बिस्किट बनाओगे यानी उत्पादन करोगे, तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी हो गई, यानी कि प्रोडक्शन। अब सपोज बिस्किट बनाने वाली कंपनी है वो मुंबई में बैठी हुई है और आप बिहार के किसी गांव में बैठे हुए हो, तो जाहिर सी बात है कि मुंबई से बिस्किट खुद चल के आप तक नहीं पहुंचेगी, उसको अलग अलग माध्यमों से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो जिन माध्यमों का उपयोग एक कंपनी करेगी, एक फर्म करेगी ताकि आप तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सके, उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोलोगे सर आपने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही एक्सचेंज को क्यों लिखा? क्योंकि आप सोच के देखो, एक यहाँ पे भी एग्जांपल लेंगे। आपको रसगुल्ला खरीदना है। अब रसगुल्ला खरीदने के लिए दो में से किसी एक जगह पे जा सकते हो आप, या तो मिठाई की दुकान पे जाओगे या फिर सुधा के आउटलेट में जाओगे।
आप जब मिठाई की दुकान में जाओगे तो सामान जहां बनी है वहीं पर आपको ये सामान दे दी जाएगी, यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप सुधा के आउटलेट में जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि सुधा का आउटलेट आपके शहर में, आपके गांव में है, लेकिन वो बना कहाँ है, कहीं और, यानी कि एक्सचेंज से पहले क्या हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो अब एक्सचेंज को समझ लेते हैं। एक्सचेंज कब होता है? एक्सचेंज होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, एक हाथ दे एक हाथ ले। आपके पास पैसे हैं जो कंपनी को चाहिए, और कंपनी वाले के पास बिस्किट है जो आपको चाहिए, तो आपने क्या किया, अगले को पैसे दे दिए और अगले से आपने क्या किया, बिस्किट ले लिया। यानी क्या हुआ, यहाँ पे आदान प्रदान हुआ। इसी आदान प्रदान को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज, जो अगली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलो भाई, आपने पैसे दे दिए, अगले का काम खत्म हो गया, लेकिन आपका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और आप संतुष्टि कब प्राप्त करोगे, जब आप उस बिस्किट को कंज्यूम यानी उस बिस्किट का उपभोग करोगे। यानी ये हो गया हमारा चौथा एक्टिविटी। ये 4 एक्टिविटी करके ही आप अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हो। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है आपको इकोनॉमिक्स। इसीलिए इन 4 एक्टिविटीज को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जाहिर सी बात है कि बचपन से ही हमें बताया गया है कि हर कार्य को करने के लिए एक जगह सुनिश्चित है। और मेरे बात पे विश्वास ना हो तो कभी बिस्तर पे बैठ के खाना खा लेना, माँ अच्छे से समझा देगी। यानी ये इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए भी एक ज्योग्राफिकल एरिया निर्धारित होगा, जिन ज्योग्राफिकल एरिया में इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा। और जिस ज्योग्राफिकल एरिया में इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक साथ परफॉर्म किया जाएगा, उस ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोग कहेंगे इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या हो गया, द ज्योग्राफिकल एरिया विद इन विच द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म इज कॉल्ड इकोनॉमी। अब आप बोलोगे कि सर ये ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ है, यानी कि जब तक हम इस ज्योग्राफिकल एरिया के नाम को हम मेंशन ना कर दे, तब तक ये इकोनॉमी जो शब्द है अपने आप में अधूरा लग रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे जब तक ना जोड़े कि भाई हम आपके गांव की बात कर रहे हैं, तो अच्छा आप मेरे विलेज की बात कर रहे हो, यानी आप कहाँ की बात कर रहे हो, विलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हो। सर हम तो पटना में रहते हैं, हम पटना की बात कर रहे थे। अच्छा अब पटना की बात कर रहे थे, चलो यहाँ पे पटना लिख देते हैं, यानी पटना की इकोनॉमी। सर अगर हम भारतीय हैं तो क्या बोलेंगे, तो भाई आप भारत की इकोनॉमी की बात कर रहे हो, यानी आप किसकी बात कर रहे हो, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लो कि इकोनॉमी शब्द जो है ये अपने आप में एक अपूर्ण शब्द है, यानी इनकम्प्लीट शब्द है। जब तक उस ज्योग्राफिकल एरिया के नाम को हम मेंशन ना करें जहां पे हो रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, तब तक ये इकोनॉमी शब्द जो है अपने आप में अधूरा है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हमको पढ़ना क्या है, क्या हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि हमको इकोनॉमी पढ़ना है। तो कभी आप अपने सिलेबस को पलट के देखोगे तो आप पाओगे कि आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। इकोनॉमिक्स से शब्द इसलिए, प्रश्न आपसे इसलिए नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपसे जो मैथ पूछा जाता है वो मैथ नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक उसी तरीके से बैंक आपसे उम्मीद नहीं करती कि आप इकोनॉमिस्ट हो और तब हमारे पास एग्जाम देने आओ। अगर आप सामान्य तरीके से भी अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होगे तो जिन इकोनॉमिक शब्दों से आप परिचित होगे वही शब्द आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स को हम उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ने के बाद हमें इंडियन इकोनॉमी समझ में आने लगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो उनमें किन चीजों को पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में होने वाली सारी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। सर हम महंगाई से परेशान हैं, अच्छा परेशान हो गए, इसका मतलब ये पेपर में आ रहा है। जब पेपर में आ रहा है तो क्वेश्चन में क्या पढ़ना होगा, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स या एज वी रीड इन न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो न्यूज़पेपर से प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, जो चर्चाओं में है। तो सबसे पहले चर्चाओं में क्या रहता है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई चर्चा में है, इसलिए हमको इन्फ्लेशन पढ़ना होगा। अच्छा इस इन्फ्लेशन को नियंत्रित कौन करेगा भाई,
तो इन इन्फ्लेशन को नियंत्रित करेगा आरबीआई थ्रू व्हाट, तो थ्रू इट्स पॉलिसीज। तो आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति और अंग्रेजी में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगला जो हमारे सिलेबस का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ बोलेंगे सर आरबीआई तो बेकार है, जो करती है सरकार करती है। तो जाहिर सी बात है, यानी कि हमको इकोनॉमी से रिलेटेड जो सरकारी नीतियां हैं वो भी पढ़नी होगी। तो सरकारी नीतियों को जो हम पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे भाई, तो बजट में पढ़ेंगे। अब बजट पढ़ेंगे, सरकार की बात होगी, तो जाहिर सी बात है कि जितने प्रकार के टैक्सेस की बात होती है वो भी हम इसी में पढ़ लेंगे। सर बजट अच्छा आता है तो उस दिन हमने देखा है कि शेयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है, इसका कोई रिलेशन है क्या? जाहिर सी बात है रिलेशन है, और इस रिलेशन को पेपर में छापा जाता है और पेपर से प्रश्न बनते हैं। इसलिए अगला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिनेंशियल मार्केट। और इस फिनेंशियल मार्केट के दो भाग होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, जिसका रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। और आप जाने वाले कहां हो भाई, बैंक में, तो जाहिर सी बात है आरबीआई की बात तो पढ़नी होगी ना। तो मनी मार्केट, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है कैपिटल मार्केट। चलो, मनी मार्केट पढ़ लिया, कैपिटल मार्केट पढ़ लिया। सर जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या इससे हमें यह पता चल सकता है कि हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है? अच्छा, इसका मतलब इकोनॉमी ऊपर जाना और नीचे जाना भी हमको पढ़ना पड़ेगा ना। तो इकोनॉमी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, शब्दों को आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर से प्रश्न बनते हैं। इसलिए अगला चैप्टर जो जीडीपी जीएनपी से संबंधित है वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ लिया, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है वो भी पढ़ लिया। अच्छा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सबके पास पैसे होंगे, सबके पास पैसे होंगे तो हर कोई क्या चाहेगा, बैंक में जाने के लिए। अब जाहिर सी बात है अंबानी जिन काम से बैंक में जाएगा, हम और आप उस काम से बैंक में नहीं जाएंगे। तो अंबानी जिस काम से बैंक में जाएगा वो अलग है, हम जिस काम से बैंक में जाएंगे वो अलग है, जिस काम से किसान बैंक में जाएगा वो अलग है। यानी कि हर आदमी के लिए बैंक अलग टाइप से काम करेगा, और बैंक जब अलग टाइप से जब काम करता है तो उसके टाइप्स चेंज हो जाते हैं, और उस टाइप्स को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट विल बी टाइप्स ऑफ बैंकिंग। चलो, टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ लिया। अब आगे और क्या पढ़ सकते हैं भाई, तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर को जो अपने आप में कई चैप्टर्स को आपस में समाहित कर लेता है, वो है आरबीआई। इसमें हम लोग सिर्फ आरबीआई के फंक्शन को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 1770 से यानी 1770 से जो भारत में पहली बैंक आई से लेकर अभी आज जो अगस्त 2023 चल रहा है, तब तक कौन सी बैंकिंग में परिवर्तन आए हैं, किस तरह के नए प्रकार के बैंक्स आए हैं, कौन बैंक बंद हो गया, कौन बैंक किससे मर्ज हो गया, बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, कब हुआ, यानी बैंकिंग के पूरी इतिहास को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और जब आरबीआई के फंक्शन को पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आरबीआई के फंक्शन को पढ़ेंगे एज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंकर ऑफ बैंक, बल्कि आपके पॉकेट में जो नोट रखे हुए हैं उस नोट का मतलब क्या होता है, उस नोट का वैल्यू क्या होता है, और करेंसी कितने प्रकार की होती है वो भी इसी में पढ़ेंगे। और इसमें जब हम लोग बैंकिंग की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग प्रकार के बैंक्स आ जाते हैं, तो हमारे देश में जो बैंकिंग का स्ट्रक्चर है वो भी हमको इसी में पढ़नी है। ठीक है, आप बहुत सारे समय बोलते हो सर हम तो कैश का इस्तेमाल ही नहीं करते ना सर, आजकल तो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, कभी चेक का इस्तेमाल किया? हाँ सर, चेक का भी इस्तेमाल किया है। तो जो मनी के जो सब्सटीट्यूट्स हैं, जिसको कि हम लोग नियर मनी भी कहते हैं, या फिर पेमेंट का सिस्टम जो आजकल डेवलप हो चुका है, उसके बारे में इसी में पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे एनपीसीआई के बारे में, यानी कह सकते हो कि पैसे के आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। और सबसे अंतिम चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड।
इस इंटरनेशनल ट्रेड में आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में सुनते हो, करंट अकाउंट सुनते हो, कैपिटल अकाउंट सुनते हो, एफडीआई सुनते हो, एफआईआई सुनते हो, ना जाने क्या क्या सुनते होगे। हम लोग जब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा कोई भी शब्द आप सुनते होगे, एनआरई अकाउंट आप सुनते होगे, एनआरओ अकाउंट आप सुनते होगे, नॉस्ट्रो अकाउंट आप सुनते हो, वॉस्ट्रो अकाउंट, जितने भी ये जार्गन्स है ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद। फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर आपने तो कोई एक चीज नहीं बताई, वो तो बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है बैंकिंग एब्रिविएशंस। तो देखो बाबू, बैंकिंग एब्रिविएशंस को पढ़ने का दो तरीका होता है। एक, आपको हम ए से शुरू होकर जेड तक खत्म होने वाली एक ग्लॉसरी दे दे, जिसमें कि आप उस बैंकिंग एब्रिविएशन को रटते रहो। और दूसरा तरीका हमारा ये रहेगा कि जैसे जैसे हम चैप्टर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, उन चैप्टर्स में होने वाले जितने भी एब्रिविएशंस आएंगे, उन सारे एब्रिविएशंस को ना सिर्फ हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म को पढ़ेंगे, बल्कि उस शब्द का कारण क्या है, उस शब्द का मतलब क्या है, उन सारी चीजों को भी हम लोग इसी चैप्टर में चैप्टर वाइज पढ़ते चले जाएंगे। और जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका काम रहेगा कि जो भी बैंकिंग इकोनॉमी की दुनिया में करंट इवेंट्स हो रहे हैं, उन सारी चीजों को आप अपडेट करोगे। अगले सेशन से हम लोग चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, और हम लोग ने जैसा सिलेबस लिखा है, जो हमारा पहला चैप्टर था इन्फ्लेशन, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे हम लोग की जर्नी, जहां पे कि हम लोग जानेंगे इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और ना ही सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बल्कि उसी से संबंधित हमारा अगला चैप्टर होगा, यानी किस प्रकार के सिचुएशन में आरबीआई किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आप अगली बार पढ़ोगे कि एमपीसी ने रेपो रेट को बढ़ाया, तो आप एग्जैक्टली जान रहे होगे कि रेपो रेट को क्यों बढ़ाया गया, और आरबीआई अगर रेपो रेट को नहीं बढ़ाता तब भी आपको पता चल जाएगा कि रेपो रेट को इस बार क्यों नहीं बढ़ाया गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जहां पे कि हम लोग अपने जनरल अवेयरनेस की बैंक इकोनॉमी की शुरुआत करेंगे इन्फ्लेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।